नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एलएसी पर चीन ने शुरू की हलचल। चीनी सेना बंकर बनाकर कर रही युद्धाभ्यास, भारत भी है इसमें तैयार। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि वैक्सीन डिप्लोमेसी को लेकर बड़े देशों में छिड़े जंग और भारत निजी ज़रूरतें पूरी होने पर बढ़ाएगा पैर। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस टूल किट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, दोषी साबित होने पर कांग्रेस की मान्यता रद्द करने की मांग। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। एलएसी पर चीन ने फिर शुरू की हलचल, चीनी सेना बंकर बनाकर कर रही युद्धाभ्यास, भारत भी तैयार। जी हां दोस्तों, एलएसी पर एक बार फिर चीनी सेना लद्दाख के पास युद्धाभ्यास कर रही है, जिसे लेकर भारत भी अपनी कड़ी नजर रख रहा है। दरअसल चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख के अंदरूनी इलाकों में सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। चीनी सेना की ओर से बंकर भी तैयार किए गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वैक्सीन डिप्लोमेसी को लेकर बड़े देशों में छिड़ी जंग, भारत निजी जरूरतें पूरी होने पर ही बढ़ाएगा पैर। जी हां दोस्तों, दुनिया के बड़े देशों के बीच वैक्सीन डिप्लोमेसी को लेकर एक नई दौड़ शुरू हो गई है। एक तरफ चीन और रूस साथ मिलकर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से लेकर दक्षिणी अमेरिकी देशों तक को बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने में जुटा है। इन दोनों की तेजी को देखते हुए अमेरिका ने भी अगले कुछ महीनों के भीतर दुनिया को 8 करोड़ अमेरिका निर्मित वैक्सीन देने का ऐलान किया है। इन देशों की तेजी ने भारत पर भी दबाव बढ़ा दिया है कि वह अपने प्रभाव वाले देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराए। खासतौर पर जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर से हलकान बांग्लादेश, नेपाल जैसे देश भारत को लगातार संदेश भेज रहे हैं कि उन्हें कुछ वैक्सीन दी जाए। भारत का वैक्सीन उत्पादन अभी उसकी घरेलू मांग के मुकाबले ही काफी कम है। ऐसे में भारत के लिए पड़ोसी देशों की मांग को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर जुलाई अगस्त तक वैक्सीन की उपलब्धता पर्याप्त होती है तो भारत फिर से वैक्सीन डिप्लोमेसी को धार देने पर विचार कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को कहा कि जून 2021 तक अमेरिकी जितनी वैक्सीन बनाएगा उसका 13% दुनिया को देगा। यह किसी भी देश की तरफ से अभी तक दूसरे देशों को दी गई वैक्सीन से ज्यादा होगा। यह रूस और चीन की तरफ से दूसरे देशों को दी गई वैक्सीन से 5 गुना ज्यादा होगा। इन दोनों देशों ने अब तक 1.5 करोड़ वैक्सीन दान के तौर पर दूसरे देशों को दी है। बाइडेन ने रूस और चीन की तरफ से वैक्सीन डिप्लोमेसी के जरिए दुनिया को प्रभावित करने की भी बात कही। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जिस तरह से दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका लोकतंत्र की तरफ से लड़ा, वैसे ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका दूसरे देशों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराने जा रहा है। उन्होंने रूस और चीन पर तंज भी कसा है कि अमेरिका वैक्सीन देकर दूसरे देशों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस टूल किट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, दोषी साबित होने पर कांग्रेस की मान्यता रद्द करने की मांग। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के कथित टूल किट मामले के खिलाफ देश के शीर्ष अदालत में याचिका दायर की गई है। मामले को सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने और दुनिया में भारत की छवि बिगाड़ने की साजिश बताया गया है। याचिकाकर्ता वकील शशांक शेखर झा ने अंतर्राष्ट्रीय साजिश का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी जांच और दोष साबित होने पर कांग्रेस की मान्यता रद्द करने की मांग की है। बता दें कि मंगलवार को टूल किट मामले पर कांग्रेस और भाजपा के बीच दिन भर जुबानी जंग चलती रही। कांग्रेस ने इस बाबत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा समेत अन्य नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एसएचओ तुगलक रोड पुलिस स्टेशन को पत्र लिखा। पत्र में जेपी नड्डा, संबित पात्रा, स्मृति ईरानी, बीएल संतोष समेत कई अन्य नेताओं का नाम है। पत्र में लिखा गया कि इन लोगों ने देश में सांप्रदायिक अशांति फैलाने के उद्देश्य से सोशल मीडिया के जरिए झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। दरअसल भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उनकी एक टूल किट के जरिए कोरोना संकट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल करने की साजिश रची जा रही है। वहीं भाजपा के हमले पर पलटवार करते हुए कांग्रेस रिसर्च डिपार्टमेंट के प्रमुख राजीव गौड़ा ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के रिसर्च डिपार्टमेंट का बताकर भाजपा फर्जी टूल किट प्रचार कर रही है। इस बाबत हम भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। स्मृति ईरानी का पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रभारी के रूप में दिखना तय, जाने क्या है खास वजह। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी में राहुल गांधी को हराने के बाद अब बंगाल में अपनी जगह बनाने जा रही है। दरअसल बंगाल में कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के प्रभारी रहे हैं, उनकी जगह अब स्मृति ईरानी लेने जा रही हैं। कैलाश विजयवर्गीय इकलौते ऐसे बीजेपी के प्रभारी हैं जो पिछले 6 साल से किसी राज्य में अपने पद पर बने हुए हैं। इस बदलाव के बाद अब स्मृति ईरानी शायद एकमात्र केंद्रीय मंत्री होंगी जो 2014 के बाद किसी राज्य की प्रभारी होंगी। स्मृति ईरानी लगातार बीजेपी के लिए एक खास मंत्री साबित हुई हैं। राहुल गांधी के गढ़ अमेठी में स्मृति ईरानी ने उन्हें मात दी थी। दरअसल साल 2014 में उन्होंने अमेठी से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें तब हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन हार ना मानते हुए उन्होंने साल 2019 में दोबारा चुनाव लड़ा और उन्हें जीत मिली। स्मृति ईरानी को बीजेपी एक ऐसे मंत्री के रूप में देखती है जो जमीन से जुड़ी और मजबूत फैसले लेने में सक्षम है।
साथ ही टीम के साथ रहकर हर लक्ष्य तक पहुंचने पर यकीन करती हैं। सालों सालों तक महिला मोर्चा की सदस्य रहने वाली स्मृति ईरानी आज एक केंद्रीय मंत्री हैं। बंगाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री के पद पर बैठने वाली ममता बनर्जी की जीत को देखकर ये तो साफ हो गया कि वो राजनीति में बहुत आगे पहुंची हैं। वहीं बीजेपी ने इस हार से सीख लेते हुए अब ममता बनर्जी के खिलाफ स्मृति ईरानी को खड़ा करने का फैसला किया है। बंगाल चुनावों में वोट बैंक एक गेम चेंजर की तरह बनकर सामने आया। 2.3 करोड़ वोट मिलने के बावजूद बीजेपी अपनी जगह नहीं बना सकी। पार्टी टीएमसी के महिला वोटों को अपनी ओर खींचने में असमर्थ रही, जिस कारण अब स्मृति ईरानी पर भरोसा जताते हुए महिला वोट लेने का प्रयास में बीजेपी जुट गई है। एक और खास वजह यह है कि स्मृति ईरानी की बंगाली भाषा पर पकड़ बेहद अच्छी है। वो किसी आम बंगाली व्यक्ति की तरह बंगाली भाषा में बातचीत कर सकती हैं। उनकी बंगाली में दी गई स्पीच की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते भी देखी गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के होम आइसोलेशन ऐप को पीएम मोदी ने सराहा, कहा पूरे देश में लागू करने के लिए कहेंगे। जी हां दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि पीएम मोदी ने मंगलवार को पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह से कोरोना संक्रमण एवं प्रबंधन पर बात की। डीएम द्वारा होम आइसोलेशन ऐप के बारे में जानकारी देने पर इसकी तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी ने डीएम से पूछा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के समय पटना में क्या चुनौती रही तथा आप लोगों ने कैसे निपटे। इस पर डीएम ने कहा कि इस दौरान हिट कोविड ऐप काफी कारगर रहा। इससे यह जानकारी मिल जाती थी कि पटना के किस इलाके में कितने मरीज गंभीर हैं। इस पर प्रधानमंत्री ने डीएम की सराहना करते हुए कहा कि इस ऐप को और अपडेट करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय को पूरे देश में लागू करने के लिए कहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफसरों को बिहार के होम आइसोलेशन ऐप के राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग की दिशा में पहल करने को कहा। डीएम ने बताया कि सुदूर ग्रामीण इलाके में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के मोबाइल पर समय समय पर कोविड-19 कंट्रोल रूम, आशा और एएनएम के माध्यम से फोन किया जाता था ताकि मरीजों की स्थिति की जानकारी मिल सके। इससे बीमारी के नियंत्रण में काफी फायदा हुआ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फिर से कोई साजिश रच रहा चीन। कोरोना संकट के बीच ईस्टर्न लद्दाख के करीब पहुंची पीएलए, कई बंकर भी बनाए। जी हां दोस्तों, चीन की हरकतों से भारत के साथ उसका विवाद एक और फिर भड़क सकता है। कोरोना महामारी के बीच भी बीजिंग की तरफ से उकसाने वाली कार्रवाई की जा रही है। चीनी सेना ने उसी गलवान घाटी के आसपास अभ्यास शुरू कर दिया है जहां पिछले साल खूनी हिंसा हुई थी। चीन ने प्रशिक्षण कैंपों में भारी संख्या में अपने सैनिकों को तैनात किया है, जिससे उसकी नीयत पर एक बार फिर से शक होने लगा है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पूर्वी लद्दाख में अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है। चीनी यहाँ कई साल से गर्मियों में अभ्यास के लिए आते हैं। पिछले साल भी वे ऐसे ही आए थे और फिर पूर्वी लद्दाख की ओर आक्रामकता से बढ़ गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि चीनी सैनिक अपने इलाकों में अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से कुछ मिनट में वह भारतीय मोर्चे पर पहुंच सकते हैं। यही सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। सूत्रों ने चीन सेना के इस मूवमेंट को अहम बताया है क्योंकि दोनों पक्षों के बीच हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा में विवादित जगहों को लेकर चर्चा चल रही है, जबकि पैंगोंग झील के पास से दोनों ने अपनी अपनी सेनाएं पीछे हटा ली है। बता दें कि पिछले साल चीनी सैनिक अपनी पारंपरिक जगहों से हटकर पूर्वी क्षेत्र में आ गए थे, जिसके बाद तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई थी। माना जा रहा था कि चीनी अपनी पुरानी जगहों पर लौट जाएंगे, लेकिन वे फॉरवर्ड पोजीशन पर बने हुए हैं। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पीएलए ने अपने क्षेत्र में बंकर भी बनाए और लगातार किलेबंदी में जुट गई है। वहीं भारतीय सेना भी चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। सेना ने भी पूर्वी लद्दाख और दूसरे क्षेत्रों में फॉरवर्ड पोजीशन पर तैनाती की है। भारत ने लद्दाख में भारत तिब्बत सीमा पुलिस, भारतीय वायुसेना और थल सेना को तैनात कर रखा है। गौरतलब है कि दोनों देशों में पिछले साल उत्पन्न हुए तनाव को खत्म करने के लिए बातचीत जारी है। भारत की मांग है कि गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स और देपसांग के मैदानी इलाके में चीनी सेना पीछे जाए। ऐसे में चीन की यह नई हरकत स्थिति को और तनावपूर्ण बना सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चक्रवाती तूफान तौकते की आड़ में भारत पाक बॉर्डर पर घुसपैठ रोकने के लिए बीएसएफ जवान अलर्ट। जी हां दोस्तों, तौकते तूफान देश के कई हिस्सों में नुकसान पहुंचा रहा है। राजस्थान में भी इस तूफान के कारण 18-19 मई को कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। चक्रवात तौकते को देखते हुए जैसलमेर जिला मुख्यालय से लेकर भारत पाक सरहद तक हाई अलर्ट है। मौसम विभाग की ओर से आंधी, तूफान व बरसात की गतिविधियां शुरू होने के संदर्भ में जारी की गई चेतावनी को देखते हुए जैसलमेर बाड़मेर से लगती पाकिस्तान की सीमा पर एहतियात के तौर पर बीएसएफ को हाई अलर्ट पर रख दिया है। खासकर राजस्थान फ्रंटियर के जैसलमेर व बीकानेर से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में तैनात जवानों अधिकारियों को तूफान के समय ओपी टावरों में न रहकर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। तेज तूफान के समय किसी के टिन, शेड या अन्य सामान के उड़ने की आशंका को देखते हुए जवानों को चौकस व मुस्तैद रहने को कहा गया है। सीमा सुरक्षा बल के कमांडेंट अरविंद घिल्डियाल बताते हैं कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में सीमा पार से कोई नापाक गतिविधियों को अंजाम ना दे सके, उसके लिए भी जवानों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। साथ ही तूफान के समय बिजली व्यवस्था विच्छेद होने पर तुरंत जनरेटर शुरू करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। तूफान के समय किसी प्रकार का मूवमेंट ना हो, उसके लिए भी सलाह दी गई है। रुख करते
हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर सांबा बॉर्डर पर घुसपैठ नाकाम, पाकिस्तानी घुसपैठिया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सांबा के बैनलघाट क्षेत्र में बीएसएफ ने घुसपैठ को नाकाम करते हुए एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच बीएसएफ की फायरिंग में वह घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद पूरी आईबी पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। घुसपैठिए की पहचान लाहौर पाकिस्तान निवासी 30 वर्षीय आसिफ के रूप में हुई है। सूत्रों ने बताया कि बसंतर नदी से लगती बंद टिप पोस्ट के पास मंगलवार शाम को पाकिस्तानी घुसपैठिया देखा गया। उसे रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वह भारतीय सीमा की ओर तेजी से बढ़ता चला आया। इस पर बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग कर दी, इसमें वह घायल हो गया। बीएसएफ की 48वीं वाहिनी के जवान घायल को विजयपुर अस्पताल ले आए, जहां से देर रात उसे जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में नया सियासी संकट, फिर करवट ले रही है कांग्रेस की राजनीति। गहलोत पायलट खेमे में शीत युद्ध। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में जहां जीवन बचाने की जद्दोजहद चल रही है, वहीं राजस्थान में सियासत नई करवट ले रही है। वरिष्ठ कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी के विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा भेजे जाने के बाद राजस्थान में फिर से सियासी भूचाल के कयास लगाए जा रहे हैं। हेमाराम चौधरी के इस्तीफे को पायलट खेमे के अंदर भभक रहे लावे की चिंगारी के रूप में देखा जा रहा है, जो आने वाले दिनों में फिर से सियासी संकट की वजह बन सकता है। चौधरी के इस्तीफे को पायलट खेमे का एक बड़ा दावा माना जा रहा है। यह गहलोत कैंप की मुश्किलें बढ़ाने वाला हो सकता है। पायलट कैंप अब इस मुद्दे को पार्टी आलाकमान के सामने भुनाने की पूरी कोशिश करेगा और यह जताने की कोशिश करेगा कि पार्टी के वरिष्ठ सिपह सलाहकार भी कितने पीड़ित और प्रताड़ित हैं। मामले को लेकर गहलोत कैंप से आलाकमान द्वारा जवाब तलब भी किया जा सकता है। आने वाले दिनों में यदि पायलट कैंप के दूसरे कुछ विधायक भी इस तरह का कदम उठाते हैं तो गहलोत कैंप की मुश्किलें बढ़ना तय है। कोरोना काल में फिर खड़ा होगा बड़ा बखेड़ा। अगर हेमाराम चौधरी का इस्तीफा सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है, तो इस बार भी प्रदेश में कोरोना काल में बड़ा सियासी घमासान देखने को मिल सकता है। पिछले साल भी कोरोना संक्रमण जब तेजी से बढ़ रहा था, तब बड़ा सियासी संकट खड़ा हुआ था। पायलट खेमा मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों में हो रही देरी से नाराज चल रहा है। खुद पायलट ने पिछले दिनों मीडिया से बातचीत में कहा था कि अब देरी का कोई कारण नहीं है, विपक्ष इसी तरह के मौके की तलाश। इसके बावजूद हलचल नहीं होने से आहत पायलट खेमा इस बार फिर से कोई बड़ा सियासी दांव खेल सकता है। इस बार गहलोत कैंप के सामने संकट यह है कि कई वो विधायक भी नाराज हैं जो पिछली बार सियासी संकट में सरकार के साथ थे। दरअसल इनमें से कई विधायकों को एडजस्ट करने का भरोसा दिया गया था, लेकिन उसमें हो रही देरी से वे भी सरकार से खफा हैं। जबकि बार बार सरकार के संकट में होने की बात कह रहा विपक्ष इसी तरह के मौके की ताक में बैठा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दीव का दौरा करेंगे। चक्रवात ताउते के कारण हुए नुकसान की समीक्षा। जी हां दोस्तों, अरब सागर में उठे चक्रवात ताउते से प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र आज गुजरात और दीव का दौरा करेंगे। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री सुबह 9:30 बजे दिल्ली से रवाना होंगे और सीधे भावनगर पहुंचेंगे। यहां से वह हेलीकॉप्टर के जरिए ऊना, दीव, जाफराबाद और महुआ इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और नुकसान का जायजा लेंगे। वह अहमदाबाद में एक समीक्षा बैठक भी करेंगे। गौ हॉकी चक्रवात ताउते से जुड़ी घटनाओं में गुजरात में कम से कम 7 लोगों की जान चली गई, जबकि इसकी वजह से तटीय इलाकों में भारी नुकसान हुआ। बिजली के खंभे तथा पेड़ उखड़ गए तथा कई घरों व सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। कमजोर पड़ने से पहले सोमवार देर रात गुजरात में दस्तक देने वाले चक्रवाती तूफान के कारण राज्य को भारी बारिश का सामना करना पड़ा तथा इस दौरान चली तेज रफ्तार आंधी के कारण कई खंभे व पेड़ उखड़ गए तथा घरों व सड़कों को भी नुकसान पहुंचा। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह राज्य में आया अब तक का सबसे बुरा चक्रवात था। ताउते के कारण सौराष्ट्र से लेकर उत्तरी गुजरात के तट तक भारी बारिश देखने को मिली और कम से कम 46 तालुका में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई, जबकि 12 में 150 से 175 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई। चक्रवात ताउते दोपहर बाद अहमदाबाद जिले की सीमा से लगते हुए उत्तर की तरफ बढ़ गया और इससे पहले और इस दौरान भी यहाँ लगातार भारी बारिश हुई, जिससे शहर के कई इलाकों में घुटनों तक जलभराव हो गया। अधिकारियों ने कहा कि ताउते की तीव्रता भले ही कमजोर हो गई हो, लेकिन यह अपने पीछे विनाश के चिन्ह छोड़ गया, जिसमें भावनगर, राजकोट, पाटण, अमरेली और वलसाड़ समेत गुजरात के विभिन्न इलाकों में कम से कम 7 लोगों की जान चली। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एलएसी के पास चीन फिर कर रहा हरकत, बनाए बंकर, ड्रैगन के सैनिक कर रहे अभ्यास। भारत की पैनी नजर। जी हां दोस्तों, भारत के साथ कई दौर की बातचीत के बाद चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने समझौते के तहत कई इलाकों से डिसएंगेजमेंट जरूर किया, लेकिन सीमा के पास दोबारा ड्रैगन की कायराना हरकत शुरू हो गई है। दरअसल पूर्वी लद्दाख के डेप्थ इलाकों में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी सैन्य अभ्यास कर रही है। अभी 1 साल भी नहीं बीता है जब चीनी सेना ने भारत के उत्तरी हिस्से पर आक्रामक रवैया अपनाने की कोशिश की थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारतीय सेना हाथ पर हाथ धरकर बैठी है। कोविड के बावजूद भारतीय सेना पूरी तरह सतर्क है और चीनी
सेना की हरकतों पर नजर बनाए हुए हैं। एएनआई के सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना के लोग सालों से यहां गर्मियों में सैन्य अभ्यास करते आ रहे हैं। पिछले साल भी उन्हें इस दौरान यहां अभ्यास करते पाया गया था, लेकिन फिर वो यहां से आक्रामक तरीके से पूर्वी लद्दाख की ओर बढ़ गए थे। फिलहाल चीनी सेना अपने पुराने हिस्से तक सीमित है, जिसमें कई जगह फासला 100 किलोमीटर से ज्यादा भी है। सूत्रों का कहना है कि ये खबर इसलिए भी अहमियत रखती है क्योंकि आपसी संधि के बाद पैंगोंग त्सो झील से दोनों ही मुल्कों ने अपनी सेना को वापस बुलाया लिया था और तब से ही गोगरा हॉट सहित हॉट स्प्रिंग के कई इलाकों टकराव के विषयों को लेकर दोनों ही देशों के बीच बातचीत का दौर जारी है। इसके बाद से भारतीय सेना भी हरकत में आ गई है और उनकी तैनाती उस क्षेत्र विशेष में की जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर पूर्वी लद्दाख और आगे के दूसरे हिस्सों में भी तैनाती बढ़ा दी गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इजरायल ने हमास की 15 किलोमीटर लंबी सुरंग तबाह की, भारत ने कहा हिंसा जल्द बंद हो। जी हां दोस्तों, इजरायल और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच पिछले 9 दिन से जंग जारी है। सोमवार को इजरायल डिफेंस फोर्स ने दावा किया कि उसने हमास की 15 किलोमीटर लंबी सुरंग को तबाह कर दिया है। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, इसमें 58 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं। वहीं इजरायल फिलिस्तीन मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में कोई नतीजा नहीं निकलने के बाद इजरायल ने गाजा पर हमले तेज कर दिए हैं। वहीं इन हमलों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है, जबकि संयुक्त राष्ट्र में भारत ने इस संघर्ष की निंदा की, साथ ही कहा हिंसा जल्द से जल्द बंद होनी चाहिए। ज्यादातर पक्ष इस मामले का शांतिपूर्ण समाधान चाहते। नेता मौसा अबू मरजौक ने कहा कि अगर कोई समझौता होगा तो हमारी शर्तों के साथ होगा, न कि इजरायल की। अगर इजरायल रुकना नहीं चाहता है तो हम भी नहीं रुकेंगे। अमेरिका, कतर, मिस्र और अन्य देश संघर्ष विराम की कोशिशों में लगे हैं, लेकिन चीन ने अमेरिका पर आरोप लगाकर विवाद पैदा कर दिया है। चीन ने कहा है कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र को काम नहीं करने दे रहा, वह रोड़े अटका रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि उन्हें इसका बहुत खेद है कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र को इस हिंसा के खिलाफ खुलकर नहीं बोलने दे रहा है। हम अमेरिका से अपील करते हैं वह अपनी जिम्मेदारियां उठाएं। 9 दिन में कुल 34,000 फिलिस्तीनी गाजा पट्टी से पलायन कर चुके हैं, सैकड़ों बड़ी इमारतें जमींदोज दे चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दी है कि संघर्ष नहीं थमा तो ये पूरा क्षेत्र एक बेकाबू संकट में घिर जाएगा। उन्होंने कहा गाजा में हो रही हिंसा बेहद भयानक है और यह संघर्ष तुरंत रुकना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा में सीजफायर के लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों के साथ बैठक भी की, लेकिन इसमें कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कहां है कांग्रेस की आत्मा? टूलकिट को लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लगाए बड़े आरोप। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस की एक कथित टूलकिट को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है जब देश को इस चुनौतीपूर्ण समय में एक साथ काम करने और नागरिकों को राहत प्रदान करने की आवश्यकता है। इनका ध्यान केवल झूठ को आधार बनाकर गलत जानकारियां फैलाने पर है। बता दें कि इस टूलकिट में कांग्रेस ने कथित रूप से अपने सोशल मीडिया स्वयंसेवकों से कहा है कि वे कोविड-19 के परिवर्तित नए स्वरूप को मोदी स्ट्रेन या इंडियन स्ट्रेन कहें। हालांकि कांग्रेस ने आरोपों से इनकार किया है और दावा किया है कि भाजपा कोविड-19 के कुप्रबंधन पर फर्जी टूलकिट का प्रचार कर रही है और इसके लिए कांग्रेस के शोध विभाग को जिम्मेदार ठहरा रही है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, कांग्रेस की आत्मा कहां है? लोगों की मदद करने के बजाय कोरोना के नए स्ट्रेन को भारतीय स्ट्रेन और मोदी स्ट्रेन का नाम देकर भारत को बदनाम करने के लिए अपने समर्थकों को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ इनके नेताओं की नफरत की कोई सीमा नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने एक और ट्वीट में लिखा, क्या यह चौंकाने वाली बात नहीं है कि चुनावों में बार बार हारने के बाद कांग्रेस पार्टी अब मुश्किल समय में लोगों के दुखों का फायदा उठाकर पीएम और सरकार के खिलाफ झूठ फैलाकर अपने राजनीतिक भाग्य को पुनर्जीवित करना चाहती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान कांग्रेस में फिर बढ़ी रार, सचिन पायलट गुट के सीनियर विधायक ने दिया इस्तीफा, अशोक गहलोत पर निशाना। जी हां दोस्तों, राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर से सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट के बीच मतभेद उभर आए हैं। सचिन पायलट गुट के नेता हेमाराम चौधरी ने विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्य में मंत्री रहे और पूर्व नेता प्रतिपक्ष हेमाराम चौधरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा भेजा है। बाड़मेर की गुड़ामालिनी विधानसभा सीट से छठी बार विधायक बने हेमाराम चौधरी के इस्तीफे से राज्य में राजनीतिक हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है। विधायक पद से इस्तीफा भेजते हुए हेमाराम चौधरी ने अशोक गहलोत सरकार पर अपने विधानसभा क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाया है। हेमाराम चौधरी ने कहा, सरकार की दुश्मनी मुझसे है, लेकिन मेरे क्षेत्र की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं होती। कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले हेमाराम चौधरी ने 14 फरवरी 2019 को भी इस्तीफा दिया था, लेकिन स्पीकर ने स्वीकार नहीं किया था। अब एक बार फिर से उनके इस्तीफे ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट के बीच दरार को बढ़ा दिया है। उनकी ओर से विधानसभा अध्यक्ष को भेजा गया इस्तीफा सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। राज्य के सीनियर नेताओं में से एक हेमाराम चौधरी को इस बार गहलोत कैबिनेट में जगह नहीं मिली थी। पहले की सरकारों में मंत्री रहे चौधरी के
कैबिनेट से बाहर रहने को लेकर सवाल खड़े हुए थे। हेमाराम चौधरी अपनी ही गहलोत सरकार पर क्षेत्र में विकास कार्यों में भेदभाव करने का आरोप भी लगाते रहे हैं। पिछले दिनों विधानसभा में भी चौधरी ने खुलकर अपनी ही सरकार पर निशाने साधे थे। चौधरी ने कहा था कि उनके क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना कुछ हफ्तों के लिए बंद करो देश, तब सुधरेंगे हालात। अमेरिकी डॉक्टर ने भारत को दी सलाह। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जिस तरह से तांडव मचा रखी है वह बेहद ही चिंताजनक है। इस चेन को तोड़ने के लिए कुछ हफ्तों के लिए देश को तत्काल बंद करने की जरूरत है। लॉकडाउन लागू करने से कोविड पर बहुत हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। यह बात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन के मुख्य चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर एंथनी एस फॉसी ने कही। एक अंग्रेजी अखबार को शुक्रवार को दिए इंटरव्यू में डॉक्टर एंथनी एस फॉसी ने कहा कि भारत में जिस प्रकार कोरोना संक्रमण का फैलाव जारी है, लोग अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड के लिए परेशान हो रहे हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।